RS भैया, तुकेश्वरी दीदी, GL शर्मा जी, चिरैया जी, सुधा सिंह जी। ओके, सभी का स्वागत है। तो आप सभी लोग इस टॉपिक को तो पढ़ के ही आए होंगे। आपको पता ही होगा आज हम काफ़ी ज़रूरी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। और ये मुद्दा केवल आज का नहीं है, ये वैसे तो सदियों से चलता आ रहा है कि युवा के होने की कोई इम्पोर्टेंस है, कुछ अलग है कि नहीं है। काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं युवाओं के ऊपर। जाने कितने किस्से कहानियाँ, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें लिख दी गई, सुन ली गई, पढ़ ली गई, जी ली गई। और उसके बाद में आज अब हम जहाँ खड़े हुए हैं, मध्य दर्शन जीवन विद्या अस्तित्ववाद की रोशनी के साथ हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में युवा होना और युवा होने का मतलब क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पर भी जो लोग मौजूद हैं और जो ऑनलाइन मौजूद हैं हमारे साथ में, कि आप सभी ये जो मैसेज आपके पास आया है इसको अपने सभी सर्कल्स में भेज दीजिए। 5 मिनट के अंदर हम मेरे ब्रीफ से आप लोगों को मुक्त करते हुए ले चलेंगे हमारे आज के पैनलिस्ट और हमारे गेस्ट्स के पास, जिसके बाद हम चर्चा शुरू करने वाले हैं। ये 5 मिनट देखिए ऐसा ही नहीं है, 5 मिनट में एक तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं हम लोग, और उसके बाद में जब सेशन शुरू होगा तो तब तक आप अपने क्वेश्चन भी रेडी कर लीजिए और 5 मिनट बुला लीजिए उन सभी को जिन लोगों को ये सेशन सुनना चाहिए, क्योंकि बाद में रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाती है, लेकिन लाइव में जो सुनने की बात होती है, लाइव में अपने जो सवाल पूछे जा सकते हैं। अजीत भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो हमको लगता है कि ये सेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, हमारे लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगा। तो जैसा हम बता रहे हैं कि ये चलिए हम डेट रिवील कर रहे हैं। पहली बात तो एक हमारे अपकमिंग इवेंट की, नहीं परिचय शिविर की बात नहीं कर रहे हैं। परिचय शिविर तो आप सबको पता ही है कि 24 से 30 दिसंबर ही है, हर बार की तरह। तो एक और इवेंट आ रहा है उसके बाद में, जिसका नाम है यूथ कॉन्क्लेव। और ये इवेंट जो है ये आपके काफ़ी रोमांटिक इवेंट के पहले आने वाला है। 14 फेब को जो वैलेंटाइन डे है उसको और सार्थक बनाने के लिए, उसके पहले 11, 12, 13 फरवरी को हम लोग आयोजित करने वाले हैं यूथ कॉन्क्लेव, मानव चेतना विकास केंद्र इंदौर में। तो इसमें क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कौन कौन आ सकते हैं? सिंपल बात है, युवा आ सकते हैं, सभी युवा आ सकते हैं। तो आप जितने युवाओं को जानते हो, दिलीप भाई, सुजीत भाई, अनिल भाई, जितने भी युवाओं को आप जानते हो देश भर में, दुनिया भर में, सबका स्वागत है 11, 12, 13 फरवरी। ठीक है, हम लोग यहीं पर मिलेंगे। कुछ एज लिमिट जो है उसमें 18 से 25, 16 से कर लो। 16 से 25, आजकल जल्दी प्री मैच्योर हो रहे लोग, थोड़ा जल्दी युवा हो जा रहे हैं लोग। उस पर भी चर्चा होगी आज के सेशन में, एक्चुअली युवा कितने उम्र को कंसिडर किया जाए। हाँ हाँ, तो उसको फिर हम तय करेंगे, है ना। हो सकता है थोड़ा पुश भी कर दें लिमिट्स को। तो ऑनलाइन लोग, आप इस बारे में कोई भी आपके सवाल बनते जाएं तो आप हमसे पूछते जरूर जाएं। और आपको पता ही है नंबर, मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ फिर भी स्क्रीन पर कहीं लिखा भी नहीं रहता, मैसेज कर देंगे आपको। मेर मैसेज कर दो नंबर 9968884444। वैसे तो लगभग आप में से सभी के पास नंबर है, पर जिनके पास नहीं है वो सेव कर लें और जिनके पास होना चाहिए उन तक पहुँचा दें, ताकि ये जो यूथ कॉन्क्लेव है, ये युवा आज जहाँ खड़ा हुआ है, हमारे पास कई बार कई जगहों पे सवाल हैं कि अब ज़िंदगी कहाँ जा रही है ना। मिड लाइफ क्राइसिस पे पहुँचने के पहले ही पता चल जाए तो बेटर है कि युवा होके करना क्या है ना। युवा होते होते पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बुढ़ापे में पता चलता है, फिर लगता है कि क्या मतलब, अब निकल गया टाइम, और फिर बच्चे सुनते भी नहीं फिर से। तो युवा होके हम वो कर पाएँ जो युवा होके करना चाहिए, तो शायद हमारे बच्चे भी सुन लें और वो भी वो युवा होके वो करें जो करना चाहिए। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए यूथ कॉन्क्लेव को प्लान किया गया है। और हम पक्का दावा ठोक के यहाँ कहते हैं कि जवाब तो हमारे पास है ही कि युवाओं को क्या करना चाहिए, और उसका कुछ प्रयास भी यहाँ पे जारी है। इसमें कितना प्रयास हुआ है, कितना प्रयास चल रहा है, ये तो रविशंकर भाई के लिए जोरदार तालियां। हमारे आज के होस्ट आ चुके, पैनलिस्ट आ चुके हैं हमारे, और उन तक हम पहुंचाएंगे। आपको कैमरा भी नहीं जाएगा उनके पास, अभी आप इंतजार करें, ठीक है। और हमारे दूसरे पैनलिस्ट का नाम हम जल्दी रिवील करेंगे। रविशंकर भैया को तो आप जानते ही हैं और अनुमान लगा ही सकते हैं रविशंकर भैया के साथ कौन होंगे पैनलिस्ट युवाओं में। हमारे सबसे बड़े युवा हैं यहाँ के, ठीक है। तो रविशंकर भाई काफ़ी समय से यहाँ पे जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोगों को जोड़ने के लिए भी इनका प्रयास रहता ही है कि अपनी बात किस प्रकार से ये जी रहे हैं, किस प्रकार से और लोग इस प्रकार से जी पाएँ, उसकी बात करते हैं लोगों से। और यूथ कॉन्क्लेव के अलावा जो हम कह रहे हैं परिचय शिविर भी बताइए आप लोगों को, 24 से 30 दिसंबर जो होता ही है, जिसमें हम यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है MCVK में, आप सबको लगभग ये भी पता ही है कि यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग देश भर में अलग अलग जाति, अलग धर्म से आके यहाँ पर जी रहे हैं। एक जेब, एक किचन, बच्चों को शिक्षा अपने आप हम खुद ही दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये
किस विचार के आधार पर ये सब हो रहा है, उस विचार को समझने के लिए 7 दिन का एक पूरा कैंप होता है, जिसमें आप सपरिवार आमंत्रित हैं। हर उम्र वर्ग का इकलौता शो, जिसमें सारी पूरी फैमिली एक साथ आ सकती है, अटेंड कर सकती है और 7 दिन तक साथ में रह सकती है और एक्चुअली में समझ सकती है ज़िंदगी के उन अनछुए पहलुओं को जिनको हम रहस्य मान के या इग्नोर करते हुए चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपके पास जवाब हैं तो हम सुनने को रेडी हैं, और हम तो कहते हैं यहाँ पर जवाब है ही। तो आइए मिलकर चर्चा करते हैं, जीना क्यों और जीना कैसे, ये 2 प्रश्नों के उत्तरों पे 7 दिन में अच्छी चर्चा होगी। और इसी के साथ हमारी दूसरी पैनलिस्ट आते हैं, जोरदार तालियां मुक्ता दीदी के लिए। और आप लोगों को अब हम और इंतजार नहीं कराएंगे। वो एजुकेशन वाला है, बता दो कल से जो हाँ, तो आज से चालू हुआ जो। तीसरा इवेंट जो हमारा है, आप लोगों ने उसका पोस्टर भी देख लिया होगा। जिन लोगों ने पोस्टर नहीं देखा है, एक 15 दिवसीय कार्यक्रम, कल से उसका फर्स्ट सेशन शुरू होगा। अभी 2-3 दिन से उसका इंट्रोडक्शन चल ही रहा था, काफ़ी लोगों को पता ही है उसके बारे में। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, इकलौता ऐसा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें जो लोग टीचर हैं और जो लोग नहीं टीचर हैं वो सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो लोग टीचर हैं उन्हें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जो टीचर नहीं उन्हें तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी उम्र में हैं, आपसे कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीख ही रहा है। तो आप टीचिंग कर ही रहे हो, ये आपको पता नहीं है बस। तो अब आप क्या सिखा दे रहे हो, उससे क्या हो जा रहा है, इन सब चीज़ों पे, और आपको क्या सिखाने की ज़रूरत है, आपको खुद क्या सीखने की ज़रूरत है, इन सब पहलुओं को छुएंगे। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसका पूरा पोस्टर रेडी है, उसके लिए आपको बस मैसेज करना है। इन तीनों के लिए आपको सिंपल, कुछ अलग अलग अंतर नहीं है। यूथ कॉन्क्लेव के बारे में जानकारी चाहिए तो टाइप करें यूथ कॉन्क्लेव, और परिचय के बारे में जानकारी चाहिए तो टाइप करें परिचय, और अगर आपको टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जानकारी चाहिए तो टाइप करें TTP। और इसमें से जो भी आपको व्हाट्सएप करना है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9968844444 पर। आप हमारे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जिसके अंदर आपको आगे की सूचनाएं और आगे के लिंक्स जो हमारे सेशंस के हैं और उससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और आप देखना चाहते हैं तो स्वागत ही है आपका, मानव चेतना विकास केंद्र इंदौर से बस 20 किलोमीटर दूर। जब चाहें एक बार कॉल करें और आ सकते हैं आप हमसे मिलने के लिए, देखने के लिए कि यहाँ पर एक्चुअली में चल क्या रहा है, क्योंकि कई बार ये वीडियोज़ या ऑडियोज़ पर्याप्त नहीं पड़ते हैं ये बताने के लिए कि यहाँ पर एक्चुअली में क्या चल रहा है। बस इतना समझ लीजिए, जो आप चाहते हैं वो यहीं चल रहा है। तो स्वागत है आप सभी का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम एक बार जोरदार तालियां हमारे गेस्ट अजय भैया, जो हर बार हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहते हैं। और हम हर हफ्ते किसी एक चर्चा करते हैं आज अजय के सेशन में जिस विषय पर, और ये जानते हैं कि ज़िंदगी में इस विषय की क्या अहमियत है। तो अब से लेकर 11, 12, 13 फरवरी तक, इवन फरवरी के पूरे महीने भी यूथ से जुड़े हुए मुद्दों को हम छूने चाहेंगे। उसकी शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। तो ये हमारी पूरी लंबी सीरीज चलने वाली है यूथ कॉन्क्लेव के ऊपर। इसमें आप लोग जुड़े रहें, हर संडे शाम को हम यहीं मिलेंगे, और कुछ वीडियोज़ भी इस पर बन रहे हैं जो आपके पास जल्दी से मिलेंगे। तो अब आपका समय पूरा हो गया, जिन लोगों को आप बुलाना चाहते थे बुला चुके हैं, अब किसी को बुलाइए मत। अब आप ध्यान से सुनिए ताकि आपका पूरा फोकस रहे इस टॉपिक पर जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, और एक अच्छी चर्चा होगी। आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो वाकई में अच्छी चर्चा होगी। तो केवल सुने ना, अगर आपके मन में कोई भी सवाल आए तो उस सवाल को ज़रूर पूछें, और जब भी लगे कि ये शब्द क्या था, ये बात क्या थी, तो उस बात को वापस लाएं, और उस भले ही कम बात हो लेकिन मुद्दे की बात हो, ज़रूरी बात हो, हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बात हो, इसका प्रयास करें। तो जितने नए लोग हैं यहाँ वहाँ हर जगह, सभी से निवेदन है, इसमें जितना आपका भाग लेंगे उतना ये चर्चा अच्छी बनेगी। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां हम सभी के लिए। जी सभी बोलिए को श्री नमस्कार। जी। जी सभी को नमस्कार। जैसे कि युवाओं को मतलब भविष्य की चिंता सताती है, हाय रे हाय। तो और वर्तमान की जो शिक्षा लेते हैं तो उससे कैसे समझे कि भविष्य की चिंता से हम मुक्त हो जाएंगे। जिसका वर्तमान ठीक नहीं होता है उसको भविष्य की चिंता रहती है ना। भविष्य की चिंता किसको रहती है? जिसका वर्तमान ठीक से गुजर रहा होता है उसको रहती है, या जिसका ठीक से नहीं गुजर रहा होता है उसको रहती है? जिसका ठीक से नहीं गुजर रहा था उसको। तो सारी भविष्य की चिंता का निपटारा वर्तमान में ठीक से जीने से होता है। ये बात समझ गए? हाँ। तो जब भी हम वर्तमान में जैसे भी जी रहे हो, हम किसी भी आदर्शवाद के तहत जी रहे हो, कोई फिलोसॉफी मान रखी हो, यदि वो जीने में कंप्लीट नहीं है, वो यदि पूरा नहीं है,
अधूरी जानकारी, अधूरी समझ, अधूरे विचार से जब भी चलेंगे, अधूरी जिंदगी जिएंगे। और जब अधूरी जिंदगी जिएंगे तो उसी को मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान ठीक नहीं है। आज जो युवा है उसका वर्तमान ठीक नहीं है, इसीलिए भविष्य की चिंता है। क्योंकि आज का युवा क्या है, उसकी क्या हालत है, वो सुन सकते हैं। ये हमारे बीच में कुछ नए युवा आके बैठे हैं, आप लोग सुनना चाहते हैं आज के युवा क्या काम करते हैं? युवा के पहले की स्थिति होती किशोर अवस्था, तो बिगड़ने का कार्यक्रम वहीं से चालू। किशोर अवस्था में हमको कैसे हम तैयार आज की तारीख में हो रहे हैं, तो किशोर अवस्था को अभी दुर्भाग्यपूर्वक तरीके से इस प्रकार से नर्चर किया जा रहा है, लालन पालन किया जा रहा है कि वो भोगी बनने का अभ्यास कर रहे होते हैं। उनकी सारी मानसिकता में भोग है ना तैयार किया जाता है। तो किशोर अवस्था वो अवस्था है अभी वर्तमान में, वो वहां पर अधिक से अधिक भोगी, अधिक से अधिक लालची कैसे हो जाए, इसके लिए पूरा सिस्टम काम करता है। पूरी शिक्षा इसके लिए काम करती है, पूरे परिवार इसके लिए काम करता है। तो अधिकतम भोग की प्रवृत्ति जग जाती किशोर अवस्था में। यहाँ से पूरा डिरेलमेंट चालू हो जाता है। और युवा अवस्था वो अवस्था है जहां पर कि अब केवल एक काम बचा है, गाली खाना। आज दुर्भाग्य क्या है, युवा अवस्था का सबसे ज्यादा गाली खाते हैं। खाते कि नहीं खाते? क्या भाई, डांट किसको पड़ रही? सब युवा खाता है। दारू कंपनी कौन चला रहा है? कोई युवा के वृद्ध? जनरली वृद्ध चला रहे हैं। सिगरेट कंपनी किसकी है? वृद्ध की, प्रौढ़ की, वृद्ध की है ना। फिल्में कौन बना रहा है? प्रोड्यूसर कौन, डायरेक्टर कौन? सब वृद्ध है ना। ये सब का उपयोग कौन कर रहा है? युवा। गाली कौन खा रहा है? युवा। कितने जोरदार लोग हैं, बजाओ ताली युवा के लिए। आप बताइए, वो कर रहे हैं पीछे बैठ के, वो सब बुजुर्गवार, और उसका उपयोग कर रहे हैं ये युवा, और गाली खा रहे हैं। चाचा जी, युवा को मतलब जैसे कोई भी आंदोलन होता है तो युवा को ही आगे क्यों रखा जाता है? हाँ, वो एक अलग बात, उस पर आगे बात करो। तो इसको पहले ठीक से समझो कि किशोर अवस्था में क्या कर दिया, लालची और भोगने का अभ्यास करा दिया। मोबाइल, गाड़ियां, ये वो, घर, बंगला, खाना पीना। और युवा अवस्था वो अवस्था है कि अब भविष्य की चिंता सताएगी और अब उसको केवल मैकेनिकल होकर जिंदगी जीनी है। मतलब पैसा कमाए, और पैसा कैसा कमाए, और पैसा कैसा कमाए। तो जिंदगी इससे धीरे 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 संकीर्ण होती जाती है। जिंदगी का ये कोई सही स्वरूप नहीं है। जिंदगी तो उम्र बढ़ने से और ब्रॉडर होना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब तक वो एजुकेशन सिस्टम से नहीं गुजरता है वर्तमान वाली, जब तक ट्रेडिशन मान्यताएं उसके साथ पूरी खड़ी नहीं होती है, तब तक आप देखोगे कि वो उसका ना कल्पनाशीलता का विस्तार हो रहा था। जिंदगी को वो फैलाना चाहता है। पहले उसकी जिंदगी में माँ ही महत्वपूर्ण रहती है, फिर पिताजी हो जाते हैं, फिर भाई बहन आते हैं, फिर अपना पूरा घर, उसका अपना पूरा ही घर होता है, फिर पड़ोसी का घर भी अपना घर मानता है, फिर पूरा मोहल्ला अपना मानता है। इस प्रकार से उसका फैलाव हो रहा होता है। ये है ना बाल्य अवस्था है। तो बाल्य अवस्था एकदम प्राकृतिक विधि से चलती है, क्योंकि वहां तक अभी एजुकेशन वो इतना पहुंचा नहीं रहता है। तो बच्चा अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहता है, तो वो ऐसा फैल के जीना चाहता है। अब जैसे जैसे बड़ा होता है और वो एजुकेशन सिस्टम उसको मिलने लगता है। एजुकेशन का मतलब खाली स्कूल नहीं है, टीवी है, अखबार है, मम्मी है, पापा है, पड़ोसी है, ज्ञान है, चर्चाएं, सारी मिलाकर एजुकेशन होती रहती है। और जैसे जैसे एजुकेशन उसकी पूरी होने लगती है, वो संकुचित होता है, जबकि उसको और फैलना चाहिए था। उसमें नेरोजिम आ गया। युवा अवस्था इतना निर हो गया कि देखो कोई किसी का नहीं है। किशोर अवस्था में ये हाल हो जाता है, वो सबको रिजेक्ट कर देता है। पहले अपनी माँ को रिजेक्ट करता है, फिर अब है ना उसका प्रमाण क्या है, माँ को रिजेक्ट कर देता है एक आयु में, उसका प्रमाण क्या है, माँ बोलना शुरू कर देती है, आन दे तेरे पापा को। फिर पापा को रिजेक्ट कर देता है, उसका प्रमाण क्या है, पापा बोलने लगते हैं आन दे तेरे चाचा को, नहीं तेरे टीचर को बताएंगे। वो इंडिकेट कर रहा है कि उसने रिजेक्ट कर दिया, है ना। और ऐसा रिजेक्शन होते 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 वो मित्रों के साथ हो गया। और किशोर अवस्था में ही, आज किशोर अवस्था के 14-15 साल के जो बच्चे हैं, मैं देखता हूँ सर्वाधिक पोपटिंग इनका काम है। ये पूरी दुनिया को मूर्ख मानते हैं, अपने आप को हीरो मानते हैं, है ना। इस जगह पर एक की भी इनके मन में एक के प्रति इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं। क्यों? क्योंकि इनके प्रश्न के उत्तर ही नहीं मिले। हम यहाँ युवाओं गाली देने के लिए इकट्ठा नहीं हुए।
इनके प्रश्न के उत्तर नहीं मिले तो ये पोपटिंग में आ गए। अब युवा अवस्था, किशोर अवस्था में यहाँ पहुंच गए। अब युवा में कहाँ पहुंच गए कि भैया कुछ नहीं है, संसार में कहीं सुख नहीं है, केवल इंद्रियों में ही सुख है। तो इंद्रियों में सुख है और इंद्रियों के लिए सामान चाहिएगा और सामान के लिए पैसा चाहिएगा। तो अब क्या है, मेरे सुखी होने के लिए केवल पैसा एकमात्र चीज है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये निष्कर्ष बन गए। यहां से जिंदगी और छोटी हो गई, बारीक सी हो गई, पिन होल में देखने लगे। तो हम नहीं करें कि इंद्रियां खत्म हो जाएंगी, छोड़ देंगे, पैसे की बात नहीं होगी, वो तो कुछ नहीं करें। वो फैलना चाहिए था, समग्रता में होना था लाइफ, वो पिन होल में चली गई। अब केवल मेरी इंद्रियां ही मेरा सुख, और उन इंद्रियों के लिए चाहिए कोई सामान, और सामान के लिए चाहिए पैसा, और पैसे के लिए अब दो ऑप्शन बचे, या तो नौकरी कर लो और या व्यापार कर लो। जिसके पास पहले से पैसा होगा वो व्यापार करने की तरफ चले जाता है, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी मजबूरी की नौकरी करे, इसलिए वो पढ़ाई करे। इस प्रकार से पूरी लाइफ का हो गया इतिश्री। ये आज हमारे वर्तमान के युवा की हालत है। अब इनकी खुशहाली क्या है ना, क्योंकि जीवन में कोई सुख है ही नहीं, चिंता के अलावा कुछ नहीं है, तो खुशहाली क्या, चिंताओं को दूर करो। तो आ गया आवेश, एडिक्शन, कोई ड्रग, कोई है ना दारू। आज वर्तमान स्थिति बता रहे हैं, वर्तमान स्थिति यह है कि अभी पूरी रिसर्च कर रही है कि मिडिल स्कूल की एज में जो ठीक ठाक स्कूल हैं, जो बहुत ट्रेडिशनल कन्वेंशनल अच्छे स्कूल्स हैं, तो 90% बच्चे मिडिल तक आते तक किसी न किसी प्रकार का नशा लेना शुरू कर दिया है। कितने परसेंट? 90%। हाँ, ये रिसर्च के डेटा है। कौन से स्कूल? ये गांव के कोई स्कूल कॉलेज, इनकी बात नहीं कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया स्कूल जिनको कहते हैं ना, 8th तक मिडिल स्कूल है ना, 9th तक 10th तक बच्चे 90% है ना, कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का नशे के सेवन कर चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं, अभ्यासी हो रहे हैं। क्यों? अब जिंदगी में कोई रस ही नहीं बचा, कोई खुशहाली नहीं बची, तो अब मेरी संवेदनाओं से ही मेरे को तृप्ति होगी, और संवेदनाएं जो है वो है ना इस प्रकार के एडिक्शन से ही वो आगे मतलब चार्ज होती हैं, प्रखर होती हैं, तो उनको बढ़ाते रहते हैं, आवेशित करते रहते हैं। तो आज ये हालत है हमारे युवा, मतलब किशोर अवस्था। तो युवा तो इसके आगे चला गया है ना। ये तो हमको बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हम लोग अपने अनुमान करके बैठे रहते हैं कुछ कुछ। अब बहुत सारे लोग लगता है कि हमारे घर के बहुत अच्छे संस्कार है, बहुत अच्छे संस्कार है, वो बहुत अच्छे संस्कार के बाद भी ये हाल है। एमसीयू के बहुत अच्छे संस्कार, उसके बाद भी ये हाल है। एमसीयू के कुछ कुछ बच्चे कुछ कुछ टेस्ट कर चुके हैं है ना, वो करेंगे ही करेंगे। वो तो अगर तृप्ति नहीं होगी, समझेंगे नहीं, तो ठीक है, वातावरण थोड़ा अच्छा है तो थोड़ा बहुत 19-20 कुछ फर्क हो जाता है। तो जब तक सुख को एक ठीक से समझेंगे नहीं और उसका कोई निश्चित तरीका नहीं मिलेगा, तो युवा इस प्रकार गाली खाएगा है ना। और सबसे ज्यादा देश का जीडीपी बढ़ाने में योगदान है इनका, फिल्मों में है ना, दारू में, नशे में, मोबाइल, टीवी, ये सब है ना, ये जीडीपी बढ़ा रहे देश का। एक तरफ तो देश का विकास कर रहे हैं, दूसरी तरफ जितने प्रौढ़ और वृद्ध हैं जो उनका नंबर 1 कंपनी होती जा रही है, उनका भी विकास कर रहे हैं ना, और गाली सबसे ज्यादा खा रहे हैं। तो हे युवाओं, क्या हो गया तुम्हारी बुद्धि को? दूसरों के डिजाइन में जीकर, उनको पैसे वाले बनाकर, अपना शरीर खराब करके, देश की जीडीपी बढ़ाकर गाली भी खा रहे हो। कोई तुम्हारा सम्मान कर रहा है कि तुमने बेटा बहुत बढ़िया सिगरेट पी ली, जाओ, जीडीपी तो बढ़ी रही है, उससे देश का तो विकास ही हो रहा है ना। दारू पी रहे हैं तो बढ़िया हो ही रहा है, गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना। मैं पीछे बहुत साल पहले होटल में गया, ऐसा नहीं कि अभी नहीं जाता हूँ, जब घटना पुरानी बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात, मतलब जब हमारे बच्चे इतने इतने से थे, तो हम दोनों और पति पत्नी और दोनों बच्चे जाकर हम एक होटल में खाना खाने बैठ गए। अपन तो कभी भी ना खाना खाने जाते नहीं गए, अध्ययन नहीं करते रहते, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, दुनिया क्या कर रही, पता तो रहना चाहिए। तो मैं बैठा था, तो हमारे सामने एक ऐसे टेबल पे एक पत्नी, एक पति, एक बच्चा, 3 लोग आए। हमने कुछ ऑर्डर दिया, उनने कुछ ऑर्डर दिया, उनका माल आ गया, तो 3 सामान उसमें आया। एक तो था उसमें कोल्ड ड्रिंक, एक था उसमें फ्रूट जूस, और एक था उसमें कोई ड्रिंक, मतलब दारू वारू से कुछ होगा।
वेटर आया, वेटर ने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से दारू जो है वो पति के सामने रखी, है ना, और जूस जो था वो, है ना, बच्चे के सामने रखा, है ना, और कोल्ड ड्रिंक पत्नी के सामने रखी। उसको लगा ये 3 ऑर्डर इसी प्रकार हुए होंगे। मैं देख रहा था क्या होता है, आप देखते हैं, वो स्विच हो गया टुई, है ना, तो दारू चली गई पत्नी के हाथ में, कोल्ड ड्रिंक चला गया बच्चे के हाथ में, और जूस चला गया आदमी के हाथ में। तो ये भी कह रहे हैं कि नर नारी में समानता हो चुकी है ना, आप ज्यादा समानता के चक्कर में मत पड़ो, है ना, समान, सब युवा समान, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये एक्चुअल डेटा है। अपने को ऊपर से दुनिया बहुत ऐसी दिखती है, बड़ी डिसेंट, और भीतर भीतर में क्या चल रहा था वो भी अपने को आंकलन रहना ही चाहिए। कोई ये ठीक है ये बात। तो युवा सम्मेलन में गाली देने के लिए यहाँ इकट्ठा नहीं करेंगे किसी को, चिंता मत करो। ऐसे युवा होना नहीं चाहते थे, दुर्भाग्य उनको गलत एजुकेशन मिल गई और ऐसे हो गए वो। अब जिसका जवानी ऐसी निकलेगी उसका बुढ़ापा कैसे निकलेगा, सोचो सोचो, क्योंकि थोड़े दिन में इंद्रियां जवाब दे देगी, संतुष्टि मिलेगी नहीं, है ना। आज आप देख ही रहे हो कि जो युवा जिस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, प्रौढ़ अवस्था में आकर उनका क्या हाल हो रहा है, युवा में हाल हो गया, है ना। अब वो की किडनी जवाब नहीं दे रही, जवाब देगी मतलब किडनी काम नहीं कर रही, दारू भी नहीं पी सकते, है ना। और भी शरीर में जो इंद्रियां सब काम करना बंद कर दी, तनाव में, स्ट्रेस में, है ना। तो अब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। अब शादियां ही असफल हो जा रही है ना। शादी का बड़ा सुख तो सेक्स ही था, उसी के लिए लोग लायक नहीं बच्चे। इस प्रकार देखेंगे तो काफी झंझटों से लोग झेल रहे हैं। 90% से ऊपर मैरिजेस आर फेल, 90% से ऊपर। जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की हम बात करें, है ना। मिडिल क्लास में भी कई सारे क्लास है। तो क्योंकि अब वो जिस संवेदना चाहिए उनको, जो तृप्ति चाहिए, वो तो अब वो सब ट्राई कर चुके पहले ही, और इंद्रियां उनकी शिथिल होना शुरू हो गई। अब उनको चढ़ती ही नहीं दारू, क्या करोगे आप। तो वो छोटे छोटे आ गए। मेरे को किसी ने बताया पापा आजकल नया जमाने का आ गया। क्या हो गया, इतना सा रहता है, बोले कुट से मारना पड़ता है उसको, शॉर्ट बोलते हैं। अच्छा है, लोग ऐसे बर्फ मिला करते हैं, वो सब खत्म जमाना। स्पॉन्टेनियस चाहिए ट्रिगरिंग। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि जिंदगी समझ में नहीं आई, जिंदगी जीने का उद्देश्य समझ में नहीं आया। तो खुशहाली मिलेगी कि नहीं मिलेगी, खुशहाली क्या होती है वो समझ में नहीं आई, तो मिलेगी कैसे, ये कैसे समझ में आएगा। तो केवल इंद्रियों के सहारे जीने को पूरा डिजाइन बना लिए, रिश्तों के सहारे जीने का डिजाइन नहीं बना पाए, क्योंकि उसके लिए समझ चाहिए। तो जिंदगी समझ में आएगी तो रिश्ते समझ में आएंगे, और रिश्ते समझ में आएंगे तो वो सबके साथ समझ में आएंगे, और उसमें खुशहाली की बात बनती है। तो आज का युवा का ये हालत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है या नहीं है ना। जैसे हम जब इस उम्र से गुजर रहे थे तो मैं देखा कि ये सब चीजें जो करते थे, हम लोग भी करते हैं, कॉलेज में भी लोग करते थे कुछ कुछ, तो उसको गलत मानते थे, है ना। गलत मान के गलत काम करना, अधूरा काम करना, एक अलग उसकी स्थिति होती है। आज क्या हो गया, उन सब चीजों को सही मानने लगे हम। तो जब गलत मान के हम चलते थे तो नहीं नियंत्रित हो रहे थे, है ना। और जब उसको हमने ऐसी मान्यता बना दी, एक मान्यता बना दी, आज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना बहुत जरूरी हो गया। फ्रेंड होना कितनी बड़ी बात हो सकती है, जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कर दोगे तो कितना घटिया हो गया वो फ्रेंडशिप, है ना। अपने आप शरीर मुलक हो गया ना। घटिया होने का मतलब यही है कि आपने पहले से डिक्लेयर ही कर दिया मेरी गर्लफ्रेंड है, मतलब बॉडी बीच में है, फिर फ्रेंडशिप है, तो काय की फ्रेंडशिप होगी। तो ये हमको समझ में आ जाए कि तृप्ति का स्रोत जो है वो समझ है, समझ के साथ समाधान पूर्वक जीते हुए रिश्तों में हम अपनी तृप्ति को इंश्योर करते हैं, प्रकट करते हैं, जीते हैं। उससे जो बात बनती है ना, वो अगर वो विंडो खुलती नहीं है, तब क्या हो गया, तब इंद्रियों के सहारे जीने को हम जब तय कर लेते हैं, उसका नाम है आज का भ्रमित युवा। और उसको चाहिए उसके लिए पैसे, ठीक। तो जैसे मैं देखा कि हम जब पढ़ते थे, बता रहा था ना, तो मैं देखता था कि पूरे वातावरण में, हिंदुस्तान के वातावरण में ऐसा था कि लोग रिटायरमेंट के आसपास, है ना, गाड़ी का सोचते थे, घर बनाने का सोचते थे, है ना। रहते तो पहले भी घर में थे, लेकिन एक प्रकार का भोग की प्रवृत्ति उस प्रकार से था कि वो लोग अपनी भोगने की तमन्नाओं को दबा के रखे रहते होंगे, लेकिन उसको बहुत बहुत आगे लाते थे, ऐसा नहीं।
तो कार खरीदना है या कार तो खरीदना बहुत रेयर ही था जब हम छोटे थे। तो बाइक भी खरीदनी हो, बाइक आती नहीं थी, एचडी आती थी, बजाज स्कूटर खरीदना हो, घर बनाना हो, तो ये काम लोगों का रिटायरमेंट के बाद। आज का युवा एडवांस हो गया, उन्होंने का जो काम रिटायरमेंट के बाद करना वो शुरू से करेंगे। आज युवा कहाँ शुरू करता है? पहले कार, पहले घर, उसके बाद छोकरी। अच्छी कार होगी, अच्छी घर होगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी, उसके लिए अच्छी नौकरी चाहिए और उसके लिए अच्छी पढ़ाई चाहिए। अब पढ़ाई की ये औकात है, छोकरी दिलाएगा वो, क्योंकि छोकरी से कहाँ से मिलेगी? नौकरी से। जिसको नौकरी नहीं, तुमको नौकरी नहीं मिली तो कितनी मुश्किल से ये मिली। नहीं ये तो गलत है। ये गलत है। बहुत आसानी से मिल गई मेरे को। आसानी से मिली तुमको? ये आसानी से मिला? बताओ मुक्ता। नहीं देखो, इसको मुश्किल से मिला क्योंकि इसका हाँ। समाधान नहीं हुआ। सही बात है। सही बात है। अब देख लो तुम दोनों के पति पत्नी में कैसे पटने वाली बेटा। एक को लग रहा है कि आसानी से मिली, एक को लगा मुश्किल से मिली। कोई बात नहीं, तो सौभाग्यशाली हो कि तुमको समाधान हो गया, तो तुमको आसानी से मिली। तो जब भोगने की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई तब दिक्कत हो गई। अब इन्होंने कहा कि अब इनका मुद्दा है कि भाई सारे आंदोलन में युवा ही तो भाई फोकट धक्के खा रहे हैं, दारू पीने को मिलेगी, पैसे मिलेंगे, हो हाँ ही होगा, पावर बढ़ेगा, चलो सारे आंदोलन में युवा है ना। मैं एक किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में गया, आईआईटी, तो मैंने वो पूछा, उनके हॉस्टल वार्डन मिल गया, हमारे मित्र हैं वो अच्छे, अभी भी हैं, उनके पास 7 हॉस्टल, वहाँ बहुत सारे हॉस्टल हैं, 7 हॉस्टल के वार्डन। मैं बोला यार तुम्हारे यहाँ बड़ा एक अभी कैंपेन हुआ था, उसमें एक नेताजी के ऊपर इतना सारा बच्चे, इतने सारे बच्चे कैसे, मतलब, और आईआईटी के बच्चे, मतलब यदि वो कर रहे हैं ऐसे नारा लगा रहे हैं तो उसका मतलब यार, मतलब लोगों का बड़ा पॉलिटिकल का, आज के युवा मतलब समझदार हो रहे हैं भाई, इतना वो समझ पा रहे हैं कि देश क्या किन हाथों में जाना चाहिए, किन हाथों में नहीं जाना चाहिए, है ना। तो हंसने लग गया, बोले मैं अभी मीटिंग के बाद बताऊंगा आपको। हम बता देना भाई। तो उसने बताया हमको, बोले सर हम तो हॉस्टल वाले, हमको सब पता है सर। ये जो आए थे नेताजी, इनके आने के 3 दिन पहले से एक इनके सारे छर्रे आए थे यहाँ, और प्रत्येक हॉस्टल में 2-2 लाख रुपए उन्होंने बांटे। वो हॉस्टल का जो भी नेता था लड़का, तो 2-2 लाख का क्या करा भाई, खूब पार्टी चली प्रत्येक हॉस्टल में, है ना। उसके बाद अगले दिन आए वो नेताजी, तो पूरा युवाओं का जनबल उनके साथ खड़ा है, चिल्ला रहे हैं। मार खाएगा बेटा। तो चिल्ला रहे हैं जनता, अब युवा की पहली पसंद फलाने नेता, है ना। अब मीडिया कवर करता है उसको। आज का युवा बड़ा जागरूक है, जाग गया है ना। 2 दिन मिली, रात भर सोया नहीं, पता है ना। कुछ मतलब नहीं रहता है। जैसे हम ही कॉलेज में पढ़ते, हमें क्या लेना देना है, उस जमाने की जो ओरिएंटेशन हमारा कोई मतलब नहीं है ना। तो जो जिसको हम खुश मान रहे हैं, सुखी मान रहे हैं, वही काम को कर रहे हैं। तो कोई भी उसको मिस हैंडल कर रहा है, मिस यूज कर रहा है। और सबसे ज्यादा कौन लोग कर रहे हैं? जो ये बता रहे हैं कि युवा को वो गाइड कर रहे हैं। जितने मोटिवेशन और जितने युवा को गाइड करने वाले लोग हैं ना, वो सबसे ज्यादा मिस यूज कर रहे हैं उनको। बिकॉज दे हैव मसल पावर, दे हैव वेरी लेस इंटेलेक्ट पावर डेवलप्ड। They cannot think why it is happening, why the people are doing these such things for us. So इंटेलेक्ट जगा ही नहीं, इंद्रियां जग गई, शरीर में बल आ गया, मोबाइल ने सब ट्रेनिंग दे दी, एजुकेशन दे दिया। वो अंबानी मैडम का देखो, इतने का मोबाइल, इतने का उनका बैग, इतने का जेट। हमको भी ऐसा होना है ना, ब्रुनेई के सुल्तान जैसे जीना है, ऐसी लड़कियों के बीच में घूमता है। वो कौन था, क्या नाम उसका, वो था ना एयरलाइंस वाला, विजय माल्या। लाइफ तो वो जीता है, किंग साइज लाइफ जीता है, ठीक। ऐसे अब प्रवृत्ति जगी, इंटेलेक्ट जगह ही नहीं, पूरी एजुकेशन है, इंटेलेक्ट नहीं। यार तुमको किसी ने ये बोला तो क्यों बोला, वो तुम्हारा जगह ही नहीं। तो वो छोटे छोटे खुशियों के चक्कर में उनको आराम से भड़काया जाता है, तुरंत भड़क जाते हैं, है ना। पावर है, बुद्धि है नहीं। आप सोचो युवा का कितना बुरा हाल। शरीर में बल हो, बुद्धि में भ्रम हो, कैसे होगा बताओ। शरीर में बल हो, क्यों भाई हीरो, शरीर में बल आ गया और बुद्धि में सल आ गया, बुद्धि जगी ही नहीं और शरीर जग गया, तो क्या होगा? अपराध के अलावा क्या करेंगे? सत्यानाश ही होगा। तो वो पूरा एजुकेशन वैसा है जिसने बुद्धि को जगाने में सहयोग ही नहीं किया। परिवार भी ऐसे हो गया, परिवार इतना मुकुंद हो गया, हमारी जिंदगी की तमन्ना थी हमारे घर में कार हो,
अब तू पैदा हो गया, अब कार लाके दे, है ना। ऐसी छोटी छोटी तमन्नाओं को थोपा जा रहा है उनपे, और बुद्धि उनकी जाग ही नहीं रही कि भाई जिंदगी क्यों जीना है, कैसे जीना है यार, क्या है लाइफ। वो जो शरीर का बल है उसके साथ न्याय कैसे करना, उस पर कोई बातचीत ही नहीं हो रही है ना। तो खिला पिला के घर में सब लोग अपने अपने घर में तैयार कर लिए, क्या तैयार कर लिए, सांड तैयार कर लिए। ये जो युवा हैं आज की तारीख में सांड बने घूम रहे हैं, ये किधर सिर मारे, किधर पैर मारे, किधर, है ना, नथने फुलाएं, कहाँ टक्कर मारे, ये सब में लगे हुए। तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि आज युवा का हालत ये है। अब क्या ये युवा को भी स्वीकार है, क्यों भाई, स्वीकार है आपको ये बात, ऐसा है या नहीं है, बताओ माइक में। क्या नाम है आपका, आराम से बैठ के बताओ, बैठ के बताओ। रजत नाम है मेरा। रजत भाई जी। तो रजत शर्मा आ गए हमारे शो में, बताइए। रजत शर्मा ही नाम है मेरा। तो मैंने कौन सा गलत कहा था। तो अब अदालत में उल्टे बैठे हो आप। रजत शर्मा ये बताओ, युवाओं के जो हाल मैंने बताया वैसे ही है या मैंने ज्यादा बता दी कुछ? नहीं, 100% सत्य। है ना, कम ही बताया ना, शिष्टता पूर्वक बताया। हाँ, काफी सहजता से आपने उस चीज को बता दिया। तो सज्जनता से बताए। अब मेरा ऐसा मानना है कि युवाओं को भी ऐसा स्वीकार नहीं हो रहा है, युवाओं को भी ये जिंदगी स्वीकार थोड़ी हो रही है, करें क्या ये पता नहीं चल रहा है। सर वही उसका भी आपने बताया कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो हाँ। आपको परिवार से ही आजकल उस तरीके की चीजें बचपन से वो देखता हुआ आ रहा है, अपने समाज में वो चीजें सीख रहा है। और सोशल मीडिया, यूट्यूब ने आजकल इतनी सहजता से सारी चीजें अवेलेबल करवा दी हैं, तो वही बच्चों का या फिर युवा पीढ़ी का जो एक फोकस होना चाहिए, किस चीज की तरफ उनका ध्यान होना चाहिए, वो उनको क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, भटका हुआ है वो इसी बिल्कुल वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और इनको भटकाने में जो सहयोग कर रहे हैं वो इनके टीचर कर रहे हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं, चाहते नहीं है वो, लेकिन वो उनको खुद को क्लैरिटी नहीं है तो वो हो ही जा रहा है, नेता कर रहे हैं, मोटिवेशन से कर रहे हैं। तो इस बार हम यूथ सम्मेलन में ये सब बात करना चाहते हैं कि भैया देखो तो सही क्या चाहते हो आप क्या चाहते हो, पहले आप कागज पेन पे लेके लिखो यार, है ना, उसको पहले देखते हैं साला क्या डर है ऐसा, ठीक। तो मुझे लगता है कि एक जिंदगी समझ में यदि आ जाए तो युवा अवस्था का हम सदुपयोग कर सकते हैं। अगर जिंदगी समझ में आएगी तो बाल्यावस्था का भी करेंगे, किशोर अवस्था का भी सदुपयोग कर लेंगे, युवा अवस्था का भी कर लेंगे, तो प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था की चिंता खत्म, है ना। जैसे हमको हमारे वृद्धावस्था की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम प्रौढ़ावस्था में, जो हम प्रौढ़ अवस्था में अभी, और जैसा हमको काम करना चाहिए हम वैसे ही काम कर रहे हैं, उसका सदुपयोग कर रहे हैं, तो वृद्धावस्था की चिंता खत्म। और ये भी हम तभी कर पा रहे हैं जब युवा में ही हम थोड़ी थोड़ी हमारी बुद्धि जाग गई थी, तो सोचना शुरू कर दिए थे, तो आराम से यहाँ आके बैठे हुए नौकरी भी छोड़ पाए और अपना जैसा चाहिए वैसा काम कर पा रहे, और बेहतर करने की संभावना रखी हुई है, मना नहीं कर रहे। तो उस प्रकार से हम चल सकते हैं, क्योंकि जिंदगी का मतलब केवल पैसा कमाना और इंद्रियों के को राजी करके रखना और उससे अपना संबंध को हम सुनिश्चित कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। पैसा भी चाहिए आज की दुनिया में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा ही चाहिए वाली बात तो सभी करेंगे, पर्याप्त नहीं। लेकिन तो फिर क्या चाहिए, तो ये जिंदगी का एक सदुपयोग है, इसका कोई सदुपयोग होना चाहिए, उसका कोई लक्ष्य होगा तो सदुपयोग बनेगा। हमने सब अपने अपने कोई लक्ष्य बना ली, वो लक्ष्य नहीं है, वो सब माध्यम है। लक्ष्य अलग चीज होती है, लक्ष्य है ही, माध्यम तो हम ढूंढते रहते हैं, थ्रू एजुकेशन हमको समझ में आता है। लक्ष्य नेचुरल है, अगर वो नेचुरल लक्ष्य को हम समझते हैं तो फिर बाल्यावस्था से ही उसकी नर्चरिंग होती है, किशोर अवस्था में उसको अभ्यासी बनाया जाता है, युवा अवस्था में उसको प्रमाणित करने के लिए बनता है। ये इसको अब ठीक से अब समझते हैं कि आज एक्चुअली युवा होने का, सही युवा होने का मतलब क्या है। आज तो हम मन से हारे हुए युवा हैं। मैं कई बार बोलते ही हूं कि आज तो 16-17 साल में आदमी की मौत हो जाती है, लाशें जिंदा रहती है, और लाशों को हम दफनाते हैं 70 साल 80 साल में, हाँ या ना। आदमी की मौत कैसे होती है, जब आज युवा ये तय कर लेता है कि जिंदगी की सफलता केवल पैसा है, और उसका माध्यम कोई भी चलेगा, हमको कैसे भी माध्यम से चाहिए, पैसा चाहिए खाली, उसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज ना कभी अब जन्मी थी ना कभी जन्मेगी, वो मर गया है, मानव के रूप में वो खत्म है, वो मशीन है, रोबोट है ना। उसके अंदर भावना होगी तो दुर्भावना ही बनेगी, उसके अंदर अगर इमोशन होंगे तो वो शोषण में जाएंगे,
उसके अंदर कुछ अच्छा करने की मतलब कुछ करने की तमन्ना होगी तो धरती बर्बाद होगी। क्यों? क्योंकि शक्ति तो बहुत सारी है, बुद्धि जागृत नहीं हुई है और निष्कर्ष गलत बन गए हैं। क्या निष्कर्ष बन गए? कि जिंदगी की सफलता पैसा है और संवेदनाओं में जितने हम डूबे रहेंगे उतने ही हमारे को सुख मिलेगा और इसकी यही सफलता है। जब इसको हम आंकलित कर लेते हैं उस दिन आदमी के अंदर आदमियत खत्म। अब अगर वो ऐसा नहीं करे तो क्या करे? क्योंकि पूरा सिस्टम ऐसा दिया हुआ है जहां पर सारी पहचान, सारी सफलताएं, सारा कुछ है ना, केवल इतना ही है ना। कितना बड़ा बाथरूम हम बनाए, ये हमारी जिंदगी की सफलता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा एजुकेशन मिल रहा है तो उसमें युवा की क्या गलती है? तो मेरे हिसाब से फ्रॉम माय साइड युवा को एकदम क्लीन चिट है, कुछ भी गलती नहीं हमारे हिसाब से। क्योंकि दारू की कंपनी आप चला रहे, पिक्चरें आप बना रहे, सब भोग की सब वीडियो आप बना रहे, यूट्यूब के मालिक आप है ना, और मोबाइल कंपनी के मालिक आप, डेटा नेटवर्क आप चला रहे, सरकारें चला रही, और उसमें फिर गाली युवा खा रहा है। तो युवा को उपलब्धि नहीं कराया कि लाइफ क्या है, उसका एक्सपांस क्या है, उसका पूरा स्पेक्ट्रम क्या है ना, कितना खूबसूरती से जिया जा सकता था, कितना खुशहाली से रहा जा सकता है, वो सब गायब हो गया। चाचा जी या तो युवा को बोलो घंटे बजाओ मंदिर की, या फिर पैसे में जाओ। तो कौन युवा मंदिर घंटे बजाए? क्योंकि इतने दिन घंटे बजा के देख लिया, उसमें कुछ हाथ में नहीं आया। कम से कम पैसे के साथ जाते हैं तो कुछ ना कुछ सामान मिल जाता है, और सामान मिलने से कोई ना कोई संवेदना में सपोर्ट हो जाता है। इस प्रकार से युवा जो है वो आदर्शवादी युवा वहां से निकल के कहाँ पहुंच गया? वो है ना भोगवादी युवा हो गया। इसी में कंपटीशन भी इसी में कंपटीशन भी है। ज्यादातर कंपटीशन पे ज्यादा। और देखो युवा के अच्छे युवा का मॉडल क्या है? सबसे बढ़िया मॉडल क्या है? सबसे बढ़िया युवा, आदर्शवादी युवा कौन? एक तो भोगी बता दिया मैंने, आदर्शवादी युवा का मॉडल है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार क्या करते हैं? बहुत अच्छे युवा बच्चे, सुपूत, सपूत। श्रवण कुमार जानते हैं? उनके माता पिता ने उनको कहा कि देखो भैया ऐसा है कि हमको 4 धाम की यात्रा कराओ। उनके पास पैसे वैसे नहीं थे, तो श्रवण कुमार ने एक टोपली इधर ली, एक टोपली इधर ली, और एक में माता को बिठाया, एक में पिता को बिठाया, डंडा लगा के वो पूरी देश की यात्रा पे चल दिया, 4 धाम यात्रा कराया। ठीक, कितना सपूत है। ऐसे युवा बनना चाहिए, हाँ या ना? बताओ भाई रजत शर्मा। सर वो जैसा मैंने पहले बताया था कि आजकल परिवार में और समाज में आपको ऐसे वैसा युवा माहौल बनना नहीं चाहिए। मिल रहा है। मैं वही बता रहा हूँ, जैसे विवेक की शक्ति मिली हुई है इंसान को, तो कहीं ना कहीं युवाओं की भी गलती है, वो सही या गलत में फर्क कर सकता है, हाँ भले ही माता पिता भी क्यों ना हो। ठीक बात। तो ये समझ में आना चाहिए। अभी विवेक जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया, ताली बजाते हैं आपके लिए जोरदार। माता पिता संतुष्टि पूर्वक जीना चाहते हैं। ऐसे टोपली में बिठा के आप पूरा देश घूमोगे तो संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, मूर्ख हो तुम, है ना। इतना नहीं समझ में आता कि माता पिता को सम्मान पूर्वक जीने से तृप्ति आती है, विश्वास पूर्वक जीने से तृप्ति आती है, स्नेह पूर्वक जीने से तृप्ति आती है। जिंदगी के उद्देश्य को बच्चे समझे वैसे जिए तो वो तृप्त होते हैं। आप कितनी भी सुविधा उनको उपलब्ध करा दोगे उससे तृप्त नहीं होते, क्योंकि सुविधा से कोई तृप्त नहीं होता। हमारे माता पिता कहाँ से आ जाएंगे? तो जब हम परिवार की बात करते हैं तो श्रवण कुमार की बात नहीं कर रहे हैं, विवेक की बात भी कर रहे हैं। युवा को ये समझ में आना चाहिए कि तृप्ति कैसे होती है। मेरे लिए जो तृप्ति का कारण होगा वही आपके लिए भी तृप्ति का कारण, और वही मेरे माता पिता के लिए भी है। तो मेरे लिए कोई मेरे कितने पेड़ दबाए मेरे को तृप्ति थोड़ी होती है। मैं कितना खा पी लूं उससे कहाँ तृप्ति हुई हमको, है ना। तो जो चीज मेरे को तृप्त नहीं कर सकती वो मेरे माता पिता को भी नहीं कर सकती है। तो सही श्रवण कुमार बनने का मतलब ये है कि आप जिंदगी के उद्देश्य को समझें, विवेक जगाएं और उन जिंदगी के सही मायनों को जिए, है ना। ऐसे उठपटांग आदर्शवाद को ना माने, है ना। उसके बाद आखिर में श्रवण कुमार को कितने सारे श्राप लगे, माता पिता श्राप दिए हमको। कहानी पढ़ लो आप। क्यों? क्योंकि तृप्ति नहीं हुई है ना। ये बात समझ में आती है। हम अच्छे बच्चे बनकर, अच्छे युवा बनकर केवल माता पिता के लिए हम सुविधा जुटाएंगे, केवल उनके लिए साड़ी घोड़ा, है ना, घोड़ा गाड़ी बंगला ला के उनको दे देंगे। वो जब भी बीमार हो जाएंगे, माँ बाप मरने को तैयार हो जाएंगे, तो युवा क्या करेंगे, प्रौढ़ क्या करते, ले जाके अस्पताल भर्ती करा देते हैं। अस्पताल भर्ती कराते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, ठीक होने के बाद लाके घर में छोड़ देते हैं। न जीने देते न मरने देते हैं। जीना आता नहीं है, मरने वो देते नहीं है बच्चे।
कितने घर में मैं बोलता हूँ क्यों हमको यार तुम जिंदा रखे यार, हम तंग आ गए जिंदगी से, जिंदगी में रस्सी नहीं बचे वृद्धों के। क्यों? क्योंकि अब प्रौढ़ और युवाओं को मिलकर एक बढ़िया जिंदगी जीनी चाहिए थी, उसको देख देख के वृद्ध खुश होते रहते हैं, वो हम नहीं जी पा रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, ना मरने दे रहे, अनारकली बना के रख दिए हम। क्या बना के रख दिए? अनारकली। सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम तुझे जीने नहीं देंगे अनारकली, है ना? ऐसा हो गया। तो क्यों हो गया ये? तो ये विवेक की बात, हमको विवेक बुद्धि लगाना पड़ेगी, परिवार मूल्य की बात हम करेंगे और वो परिवार मूल्य क्या है उनको ठीक से समझने की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो क्या हो गया, या तो युवा को बोल रहे लोग मंदिर में घंटी बजाओ, वहां घंटी की आवाज सुनाई देती है, भगवान दिखता नहीं, ठीक। दारू दुकान पे जाओ, दारू मिलती है, चढ़ती भी है, मजा भी आता है लोगों को। और परिवार की बात करते हैं तो फिर सेवा करते रहो, खाली ये समझ में आता है। तो परिवार ये इतना भर नहीं होता कि केवल टोकरी मिठाई घुमाते रहो, तृप्ति चाहिए लोग, समाधान चाहिए, है ना? तो सुविधा से ऊपर सोचा जाए, ठीक। जिंदगी सुविधाओं से बड़ी चीज है, सुविधाओं का सदुपयोग करते जिंदगी में, केवल जिंदगी उतनी सी नहीं है। बात ठीक है? ये बात समझ में आई जी? तो चाचा जी, जैसे हम देखते हैं कि युवा एक तरफ तो भोगवादी मानसिकता उसकी बन रही है, दूसरी तरफ वो सुसाइड भी कर रहे हैं बहुत सारे युवा। तो क्या ये मान प्रतिष्ठा की वजह से सुसाइड कर रहे हैं या कुछ और कारण है? भाई सुसाइड करने का क्या कारण होता है? किसी के भी सुसाइड करने का क्या कारण होता है? उससे आज हम दुखी हैं, आज हम सुखी नहीं है, उससे कोई सुसाइड नहीं करता है। आज मैं दुखी हूं, आज हमारा घर परिवार दुखी है ना, हम कोई सुसाइड नहीं करेंगे। आज हम दुखी हैं और कभी सुखी नहीं हो सकते, ये सुसाइड का कारण होता है। जब भी उसको ये अनुमान में आ जाए कि भैया हम आज के बाद अब कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, चाहे जो कारण मान ले हो, चाहे उसके अपमान हो जाए, चाहे उसके शरीर का शोषण हो जाए, चाहे उसकी जेब कट जाए, चाहे कोई हंसी दे, अंधे का बेटा अंधे बोल दे, है ना, कुछ भी बात को वो दिल पे ले ले, वो ये मान ले कि भैया यहाँ से आगे हमारा सुखी होना संभव नहीं है ना? तो कंपटीशन का ये एंड होता है। यहाँ पर कंपटीशन में जब पहुंचते हैं तो कई सारे बच्चे जो है ना प्राइमरी में ही ऐसा गिव अप मार देते हैं कि अपने से होने वाले कि तुम ही पास हो गया, है ना, वो बच जाते हैं। कई उसमें कम्पीट करके निकल जाते हैं, मिडिल में आके उनको लगता है कि कई सारे वहां टपक लेते हैं कि तुम लड़ो, हम तो अपने पीछे की बेंच में ठीक है। कुछ उसको भी पार कर जाते हैं। ऐसे पार करते 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 जब चले जाते हैं IIT तक पहुंच जाते हैं लोग। IIT में सबसे ज्यादा सुसाइड करते लोग, जबकि वहां तो सभी अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। वो अपने अपने स्कूल के जो टॉपर होते हैं वो IIT पहुंच जाते हैं और वहां उनको लगता है अपना तो कोई नंबर ही नहीं है, हम नहीं हो सकते, कभी कभी इनके वहां आगे नहीं आ सकते। और एक एक प्रेजेंटेशन अगर ठीक से नहीं दिया तो उसी में सुसाइड कर लेते हैं। सबसे ज्यादा डेथ रेट वहां पे कानपुर में, IIT कानपुर के बारे में काफी आता रहता है, हर साल 4-5 लटक ही लेते हैं। और कोटा में भी बहुत सुसाइड करते हैं। अब कोटा में, अब जैसे कोटा में माँ बाप के इतने हाई एस्पिरेशन, तेरे लिए जान लगा दे, मैंने रात दिन पैसा कमा कर रखा है, तू जा IIT कोटा में जा, वहां जाके पढ़ ले। इतना घर में वातावरण बनता है और उसको भेज दिया जाता है पूरा घोड़े पे सवार करके, है ना, वो भी जाता है बेचारा। और वहां पूरे देश में से आते हैं कोटा में और पता लगा यार पहला टेस्ट काय का पूछा था ये समझ में नहीं आया, फिजिक्स था केमिस्ट्री, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है वहां पे, ये पेपर फिजिक्स का है केमिस्ट्री का है ना, ये हीट ट्रांसफर का कोई प्रश्न है या ये मैग्नेटिक का कोई प्रश्न है, पता ही चल रहा काय का है। वो हो गया डिप्रेशन में, और घर से इतना सारा है, यहाँ बता भी नहीं सकते। यहाँ बताएंगे तो बेटा खा ले, बेटा दूध बादाम पी ले और पढ़ ले बेटा, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा बेटा, वो क्या हो इतने में, तो काफी दिक्कत। तो ये आप देख ही रहे हो कोटा में क्या हाल हो रहा है। तो जो भी हो रहा है ये कोई बहुत सुखद स्थितियां नहीं है। कंपटीशन क्यों आ गई? अरे जब सक्सेस होना है, मान लो IIT ही जिंदगी का उद्देश्य है, सफल जिंदगी यही होती है तो 100% बच्चों ने सफल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आपकी सफलता का पैरामीटर ठीक नहीं है, इसलिए कुछ सफल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, है ना। ये बात समझ में आई? मेरा मोबाइल में मत गिरा देना। ये बात समझ में आई? तो सफलता का पैरामीटर ऐसा हो जो उसको सभी पा सके। कोई पा सकते हैं, कोई पा ही नहीं सकते, तो कैसे काम चलेगा? ये वाली बात समझ में आई? तो सारी कंपटीशन के मूल में क्या है? जो सफलता है वो रिजर्व्ड है, 1 2 3 4,
5, 6, 7, 10 तक हो गया, बाकी सब फेल। तो कंपटीशन होने ही होने। तो ये पूरा आइडेंटिटी का मुद्दा नहीं, पहचान का अपना, कि उसकी पहचान। देखो हम सुखी होना चाहते हैं, मुद्दा उसका कोई नाम से सुखी होता है जिसको आप आइडेंटिटी बोल रहे हो, कोई रूप से सुखी होना चाह रहा है, कोई पद से, कोई बल से, कोई धन से, है ना। यदि हम बुद्धि से सुखी होने की सोचे तो सभी हो सकते हैं, क्योंकि रूप में हम समान नहीं है, पद में हम समान नहीं है, बल में हम समान नहीं, तो आइडेंटिटी की बात ही है। लेकिन वो कम्पिटिटिव इसलिए हो गया क्योंकि आप रूप, पद, बल, धन में हम समान नहीं हो सकते, उसमें समानता की बात सोच रहे हैं। जबकि प्रत्येक बच्चा, ये अभी आया रजत शर्मा जी, ये आई, क्या नाम है आपका? आप मोबाइल, ये सॉरी माइक में बात करिए। अनुषा अनिल तिवारी। अनुषा अनिल तिवारी। अनिल का क्या मतलब? अनिल। अनिल पापा का नाम। पापा का नाम। ठीक। तो ये भी सम्मान पूर्वक जीना चाहती हैं, हाँ या ना? बिल्कुल। विश्वास पूर्वक जीना चाहती है, बिल्कुल। भय से रहना चाहती है, नहीं। डर के रहना चाहती है, नहीं। है ना। काय के लिए पढ़ाई कर रही है? भयभीत होने के लिए या अभय होने के लिए? अभय होने के लिए। हो रही हो? हाँ। वो पढ़ाई से हो रही हो? नहीं, मैं जिस तरीके से जी रही हूँ वैसे अभी। पढ़ाई से तो नहीं हो रही ना। नहीं। वो पढ़ाई तो आपको भयभीत ही करेगी, क्योंकि वो पढ़ाई आपको लालची बना रही है ना। जैसे एक जिले में 2 तरह के लोग पाएंगे आप, एक चपरासी और एक कलेक्टर। ज्यादा पढ़ाई किसने करी? कलेक्टर ने। ज्यादा लालची कौन? कलेक्टर। सैलरी किसकी ज्यादा? कलेक्टर की। चपरासी अगर रिश्वत लेगा तो कितना रुपया? कलेक्टर से कम। कलेक्टर से कम करके कलेक्टर का अपमान कर रही है आप तो। बेचारा 100 रुपए 200 रुपए में आपकी फाइल नीचे के ऊपर कर देगा, पर लेगा रिश्वत कम। हाँ ना, 100-200 रुपए में मान जाएगा ना, क्योंकि पढ़ाई कम करी, लालच कम है। और कलेक्टर साहब को देना होगा तो बताओ। सर वो तो ज्यादा ही लेंगे, है क्योंकि ना? उनका काम बड़ा है, उनका पद बड़ा है। हाँ, उन्होंने पढ़ाई ज्यादा करी ना। उन्हें पढ़ाई हाँ, ज्यादा बस करी। इसीलिए तो ज्यादा पढ़ाई, ज्यादा लालच, ज्यादा भ्रष्टाचार, ज्यादा भय। ज्यादा भय। कब पता नहीं रंगे हाथ पकड़ा जाए, क्या हो जाए, किधर जाए, पैसा कहाँ भेजें, किधर करें। आपको पता है ना कहाँ रखते हैं लोग पैसे। बहुत डिफिकल्ट होता है इनके लिए। मैं तो 27 साल नौकरी किया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, सबका जानता हूँ मैं, एक एक आदमी का हालत, है ना। चाहे वो कम से कम चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर तक के लोगों को मैंने नजदीक से देखने का अवसर हमको प्राप्त हुआ है, छोटा मोटा। तो सबका हालत जानते हैं अपन कि क्या करना पड़ता है हमको, है ना। कितना भय, कितना, क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई वैसी है, एक तरफ तो आपको विशेषज्ञ बनाती है, दूसरी तरफ आपको भयभीत करती है। अरे आप सामान्य बनने के लिए पढ़ो ना। तो आपको विश्वास पूर्वक जीना है, सम्मान पूर्वक जीना है, स्नेह पूर्वक जीना है, आपको जीना है ऐसा। रजत शर्मा जी, जीना है ऐसा, तो उसमें अपमान चलेगा? अब अपमान का भी वो है कि अपमान वो होगा जो मैं लूंगा। अरे जो भी हो, आपको अपमान चाहिए, सम्मान पूर्वक जीना है। किसी और की सोच पे वो विचार ठीक है पे ना, फर्क आप नहीं पड़ता। सबको छोड़ दो, अभी भूल जाओ। आपको सम्मान पूर्वक जीना है या नहीं जीना है? हाँ कह सकते हैं, हाँ। अरे इतना देर लग रही है ना। आपको स्नेह पूर्वक जीना है कि नहीं जीना है? बिल्कुल स्नेह पूर्वक तो जीना है, समृद्धि पूर्वक जीना है कि नहीं जीना है? जरूरी नहीं है। अरे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करनी है कि नहीं करनी? आवश्यकता, अपने मम्मी हाँ, पापा भाई बंधु के जो भी खाना पीना, दवा, दारू नहीं बोल रहा हूँ, उतना तो हो है ही ना, जाना है। उतने की आवश्यकता को पूरा करना है कि नहीं करना है? उतना तो हो ही जाना है सर, कैसे ना कैसे। करना है ना। हाँ। यही तो खुशहाली की बात हो रही है, आपकी खुशहाली को डिफाइन कर रहे हैं। तो सबको जीना है ऐसा, सबको जीना है, या ना? इसमें कोई कंपटीशन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो चीज सबको चाहिए वो सबको मिल सकती है ना। उसको डिफाइन गलत कर दो अपन, जैसे आपने बीच में अटके इसीलिए आप सम्मान का मतलब शायद कलेक्टर अपन मान लिया, डिफिनेशन गलत है। सम्मान का मतलब बड़ा आदमी या नेता मान लिया ना, वो डेफिनेशन गलत है। तो डेफिनेशन तो एजुकेशन से आ रही, जबकि हमको सबको सम्मान, विश्वास, स्नेहपूर्वक सभी बालक को जीना है। कैसे होगा? अरविंद देव पूछ रहे हैं। कैसे होगा? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। कैसे हम सम्मान पूर्वक जी, हर आदमी सम्मान पूर्वक जी सकता है? कैसे तरीका होगा? पहले तो मुद्दा चाहते हैं कि नहीं चाहते। चाहते हैं तो दूसरा मुद्दा आता है कि इसका प्रावधान क्या है। यदि मेरे को पानी की जरूरत लगती है, मेरे शरीर में पानी है 70%, तो धरती में भी 70% है ना। तो कोई कनेक्शन है मेरा और पूरे नियम का, प्रकृति का। तो यदि पानी मेरी आवश्यकता है तो प्रकृति में पानी का प्रावधान है। फिर आदमी को पानी कैसे मिलेगा, उसका भी डिजाइन है। अगर हम ठीक से एजुकेट होते हैं तो हमको अपने पानी की व्यवस्था करने का तरीका मिल जाता है, और वो ऐसा तरीका जिसमें कभी भी पानी का शोषण ना हो, आदमी का शोषण नहीं होता है। सिंपल बात बताएं। तो ठीक उसी प्रकार से मेरे को सम्मान पूर्वक जीना है, अभयता पूर्वक जीना है, विश्वास पूर्वक जीना है। इन सब के जीने का एक निश्चित तरीका
प्रकृति में उपलब्धि है। अब एजुकेशन का काम इतना है कि वो हमको समझा पाए, है ना। तो आज हम यहाँ जो एजुकेशन दे रहे हैं, ले रहे हैं, वो एजुकेशन इसी अर्थ में कि कैसे हर व्यक्ति सम्मान पूर्वक जी सके, विश्वास पूर्वक जी सकता है। उसका क्या प्रावधान है, वो प्रावधान सरकार से हमको चाहिए ऐसा नहीं है, वो प्रावधान हमको कोई नेताजी देंगे ऐसा नहीं है, वो प्रावधान कोई गुरुजी लाके देंगे ऐसा नहीं है। वो प्रावधान प्रकृति में अस्तित्व में है ही, केवल हम उसको समझेंगे और समझकर हम जी सकते हैं। जैसे हमको सांस लेना होती है तो हवा है ही, हमको केवल सांस लेनी होती है, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। ठीक इसी प्रकार से सम्मान विश्वास ने भी प्रकृति में एक उसके निश्चित नियम तरीके हैं जिस पर यहाँ पर विस्तार से बात होती है, उसको हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन करने के बाद हम ऐसा जी सकते हैं। ठीक है ये बात। अरविंद भैया एक और बात पूछ रहे हैं कि युवाओं को जिंदा लाश बनाने वाले प्रौढ़ भूतों का मुख्य योगदान है, तो इन भूतों को सुधरना तो मुश्किल है, पर क्या इन युवा लाशों को जिंदा किया जा सकता है? हाँ तो कैसे? ये अरविंद भाई हमारे बहुत विचारक हैं, सही सोच रहे हैं कि क्या ये जो जिंदा लाश है इनको, इनमें आत्मा फिर से फूकी जा सकती है। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब तो युवा ही देंगे कि वो चाहते हैं कि नहीं चाहते। अब सौभाग्य से इतने युवा बैठे हैं, है ना, कुछ तो जिंदा ही है यहाँ पर, कुछ लाश भी हैं। बताएं, फूकी जा सकती है? रजत शर्मा बताओ। सर वो जिसके भी लिए ये कह रहे हैं, मतलब एज डजंट मैटर्स। यस। बाकी जब तक उसके अंदर खुद एक्सेप्टेंस की वो नहीं आएगी, कहीं से भी कुछ चिंगारी या कुछ उसके अंदर से नहीं आएगा ना, कि जब तक वो खुद नहीं बदलना चाहेगा तो आप मार मार के किसी को भी नहीं बदल सकते। ठीक बात, इससे उसके हम अंदर से सहमत आना हैं। लेकिन हर एक युवा में संभावना अगर बची रही होगी तो फूकी जा सकती है। फूकने का मतलब ये है, बिल्कुल बिल्कुल समझाया जा सकता है। पॉसिबिलिटी तो 100% पॉसिबिलिटी तो है है ही। ठीक, अब रहा प्रौढ़ और वृद्ध को क्या करें? उनके साथ अपनी कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो जब युवा थे तो उनको भी वो एजुकेशन नहीं मिली। तो प्रौढ़ भी बदल सकते हैं, एज डजंट मैटर, जैसा रजत भाई ने कहा ही। लेकिन यदि कोई एज से रिजिड हो जाए तो क्या करेंगे? तो थोड़ा इंतजार कर लेंगे। एज के साथ रिजिडिटी आ जाए कि नहीं मैं तो अब बदलूंगा ही नहीं, तो थोड़ा इंतजार करेंगे हम। प्रौढ़ अगले 10-15 साल में रिटायर्ड, वृद्ध अगले 10-15 साल में हरिहर। काय का लड़ाई झगड़ा है? लड़ा झगड़ा काय का? तो बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी गाली गलौज के लड़ाई झगड़े के काम हो सकता है ना। काफी जी। लोग कमेंट में बता रहे हैं कि हो सकता है जिंदा किया जा सकता है, ऐसा उनको भी ऐसा लगता है, लग रहा है। जी। और संतोष भाई की एक शेयरिंग आ गई है बीच में इसी टॉपिक पे। हाँ। कह रहे हैं कि पेरेंट का और परिवारजनों का युवा के ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, हम भी उस प्रेशर से गुजरे ही हैं। हर एक की अपनी अपनी अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं, एक की पूरी करें तो दूसरे की पूरी नहीं कर सकते। ठीक बात। जैसे फिट रहो, सुंदर दिखो, कपड़े पहनो, ऐसे वैसे, बड़ी पोस्ट पे जॉब करो, 4 व्हीलर ले लो, शादी कर लो, ये करो ये मत करो, इसी जाने अनंत अपेक्षाएं। छोटा सा प्रधानमंत्री बन जाओ, इतनी छोटी अपेक्षा है। कितना भी करके दिखाओगे जब तो चाय बेचने वाला बन सकता है तो खरीदने वाला तो बन ही सकता है। तो कोई तो आएगा कि हमने क्या नहीं किया उसकी लिस्ट बता देगा। हाँ। तो पेरेंट की ना माने तो बोलेंगे कि बिगड़ गया। सही बात। उनको सही रास्ता भी नहीं दिखाते और सही नहीं किया इसकी बार बार याद दिला के हमको गिल्ट में डालते रहते हैं। तो हमें भी बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, और सही उत्तर पाने की कोशिश में 11वीं से लगे गए थे। पर पिछले 10 साल से इन कॉन्फ्लिक्ट्स में ही जी रहे थे, और 10 महीने पहले ही दर्शन जीवन में आया और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले हैं। कॉन्फ्लिक्ट से कंक्लूजन की ओर अब बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। स्वयं में विश्वास भी बढ़ रहा है और दर्शन के ऊपर विश्वास और पक्का हो गया है कि अनुभव की रोशनी में, आत्मा की साक्षी में हम अपने विश्वास को पाएंगे। इसमें हमें वहन करने के लिए, हमें प्रश्न पूछने का अवसर देने के लिए, अनुकूल वातावरण व आपकी मानसिक तैयारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। अनुसंधान के लिए भी बाबा जी का धन्यवाद। जी जी, संतोष भाई पुणे। ठीक बात। तो अभी क्या है, 2 तरह के युवा बनने के लिए 2 तरह के सीन बने हुए हैं। एक तो युवा कुछ ऐसे सोचते हैं कि हम सपूत युवा हो जाए। ये सपूत युवा क्या होते हैं? जो अपने परिवारजनों में सबकी सुनते रहते हैं और सबकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं, है ना। उनकी फटने लगती टांग। एक सर्कस देखा आपने कभी? सर्कस देखा? कब देखा? उसमें वो ऐसे रिंग में वो खेलते रहते हैं, इधर उधर उधर उधर, टांग इधर हाथ इधर, है ना। कौन कहाँ पकड़े, कौन कहाँ छूटे, कोई ना कोई छूट ही जाता है, टपक है ना। तो एक तो सपूतों का हाल है कि वो सबकी अपेक्षाओं को पूरा करें,
तो हम तो ये नहीं कहेंगे तुम कपूत बनो, है ना, लेकिन फटेगी तुम्हारी टांग। दूसरे आए कपूत, जो किसी की सुनते ही नहीं है ना, जो बाप को बाप ने कहा पड़ोसी काका कब कहेंगे। तो हम ये भी नहीं कहते कपूत बनो। सपूतों का भी बेहाल है, कपूत भी बेहाल है। कपूत जो है अपने को सुखी करने के लिए विद्रोह कर रहे हैं। सपूत जो है दूसरों को सुखी करने के लिए अपनी जिंदगी जाया कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं सपूत, क्या कर रहे हैं कपूत, क्या कर रहे हैं? मैं तो थोड़ी कड़क बात करता हूं। सारे सपूत क्या कर रहे हैं, दूसरों की मनमानी को पूरा करने के लिए सर्कस करते हुए, है ना, अपनी जिंदगी को कर रहे हैं जाया। क्योंकि विवेक की बात, वो विवेक गायब है ना। और कपूत क्या कर रहे हैं, अपने को सुखी करने के लिए, है ना, दूसरों का विरोध कर रहे हैं। हमारे पापा ने ये कह दिया था हमको तो करना ही नहीं, वो चाहे हम उसको उल्टा करेंगे। कई सारे पापा लोगों को पता लग जाता है कि बच्चों से कैसे बात बनवानी, तो उसको उल्टा बोलते हैं, वो उल्टा करते हैं, वो, है ना, सीधा हो जाता है उनके हिसाब से। तो ये दोनों ही कपूत और सपूत दोनों के हाल बेहाल। तो ये इस रास्ते में जो गया वो मरेगा ही मरेगा। सपूत बन के भी आप बेहाल होने वाले हो, और कपूत बन के भी आप बेहाल होने। सपूत बन के आप क्या कर रहे हो, और मनमानियों के लिए तवज्जो दे रहे हो आप, और मनमानियों को बढ़ावा दे रहे हो आप। सपूत हो आप। फिर वो रोने लग गए, फिर वो गिड़गिड़ाने लगे, फिर रोए गाए चीखे चिल्लाए, तो फिर आप उसके लिए और। तो लोगों की मनमानी को हम बढ़ा रहे हैं। ये सपूतों के लक्षण है। कपूतों के लक्षण क्या है, विरोध कर रहे हैं। ठीक, अब दोनों से चक्कर से अगर युवा छूटेगा तब कहीं आगे जाएगा। जिंदगी को विवेकपूर्ण तरीके से हमको सोचना होगा। हमारे माता पिता ने सोचा होगा, कोई दिक्कत नहीं, जितना सोचा होगा उसके लिए धन्यवाद है, हमारा कोई विरोध नहीं उनसे। लेकिन अब हमारा समय, हमको सोचना चाहिए ये लाइफ किधर जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है ना। कोई बोले घंटी बजाओ, क्यों बजाएं हम, क्यों पूछो तो सही, है ना। तो कोई बोले नौकरी करो, क्यों करें भाई। कोई भी आदमी नौकर बनना चाहता है, फिर नौकरी क्यों करें। कोई भी आदमी किसी को टोपी नहीं बनाना चाहता, हम क्यों बनाए। तो क्या कोई तरीका है कि नहीं है। तो कम से कम ये क्यों प्रश्न के साथ अगर हम जीना शुरू कर दें, क्यों वाई, तो रामायण ही नहीं लिखी जाती, महाभारत ही नहीं होती। यदि वो उस समय पूछे थे ना क्यों, पूछे थे भाई वनवास जाओ 14 साल, क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, तुम भी चलो, है ना, मेरे अकेले नंबर क्यों आया, पूछ लेते भाई। ठीक, तो नहीं होती रामायण, ना महाभारत होती। तो हमको विवेक तब भी चाहिए था, विवेक अभी भी चाहिए। ठीक है, केवल हम ना सुपूत बने रहे घूमेंगे, कभी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। केवल कपूत बन के घूमेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। हम दोनों को रिकमेंड नहीं करते। हम ये करें कि विवेक जगाओ, पूछो, समझो। जहां पे उत्तर नहीं मिल रहे हैं, संतुष्टिदायक, तार्किक, व्यवहारिक, है ना, अनुभव उसमें नहीं जुड़ा हुआ है, तो जहां पर मिल सकते हैं वहां जाओ, देखो, समझो, क्यों पूछो। अगर नहीं पूछते हो तो जिंदगी जाया करोगे, और जिंदगी जब जाया हो रही होगी तो अपने आप ही भविष्य की चिंता सताने लग जाएगी। समझ गए। और जब भविष्य की चिंता सताएगी तो फिर हम भयभीत होकर संग्रह करेंगे, शोषण करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। कितना ही विवेकी हो जाओ, कितने आर्टिस्टिक हो जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हुई। हाँ जी, और कोई प्रश्न है। बस सिंपल कि हम लोगों के लिए अब इस एज में जहाँ प्रौढ़ की जगह बन गए, तो हम युवा को सफल करने के लिए ही अपना मतलब वो करना चाहिए। मतलब सही मायने में क्या करना है हमको इस एज में, ये पूछ रहा था मैं। हाँ, वो तो आपने बताया कि भाई युवा लोग में विवेक जाग जाए, युवा लोग समाधान समृद्धि को पा जाए, उसमें हम सहयोग करेंगे। हमारा काम ही इतना है इस उम्र का, है ना। तो हमारा काम प्रौढ़ का इतना ही कि युवाओं को सहयोग किया जाए। अगर उतना हम कर लेते हैं, हमारा बढ़िया है, हमारा सदुपयोग है लाइफ का। तो वृद्धावस्था की चिंता खत्म। ठीक है, धन्यवाद करें। मुक्ता जी, ठीक लग रहा है आपको। बढ़िया। एक क्वेश्चन है, बताओ। जैसे युवा रहते हैं तो जैसे विवेक तो जागृत नहीं होता उनका, लेकिन जो प्रौढ़ रहते हैं उनका विवेक ऐसा लगता है कि वो युवा ही है अभी। तो इसको कैसे आपको ये सम्मान कर रहे हैं आप उनका। मेरे को तो लग रहा है बच्चे ही हैं अभी। फिर क्या कहना चाहते हैं आप, बताओ। नहीं मतलब जैसे जो बूढ़े रहते हैं उनका विवेक इतना जागरूक रहता है कि युवा लगते हैं वो लोग, और जो अच्छा, युवा ऐसे रहते हैं कह वो बूढ़े जैसे ही व्यवहार करते हैं। तो ओके, इसको ओके। मतलब कैसे समझे थोड़ा।
इसके लिए एक अलग से आस्क अजय करना पड़ेगा। तो आप किसको मिल लिए मुझे पता नहीं, ऐसा है ना, कोई मानव मिल गया होगा आपको ऐसा। ठीक है, तो देखेंगे उस पर बात करेंगे, समय हो गया इनका। ये अच्छा हुआ ये क्वेश्चन पे से जुड़ी हुई बात मैं कह रहा था कि एक सेशन के अंदर इस पूरी बात को समाना अपने आप में एक चैलेंज ही रहता है कि हम एक पूरी बात को कैसे कवर करें। उसके बावजूद भी हर सेंटेंस में एक पूरी बात कवर होती रहती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हर सेंटेंस जो हमने सुना वो हमारे लिए ज़िंदगी के कई क्वेश्चंस को खोलता है, कई आंसर्स को देता है। और ये आज का के जो हर एपिसोड्स रहते हैं वो अपने आप में 1 घंटे के होकर काफ़ी चीज़ों को सुलझा भी जाते हैं और काफ़ी चीज़ों को खड़ा भी कर जाते हैं, प्रश्नों को भी हमारे साथ में। तो वही इसका मेजरली उद्देश्य है कि पूरे आंसर्स के लिए तो पूरा पूरा कोर्स है 47 दिन का परिचय विकल्प अध्ययन, जिसको करते हैं यहाँ पे कई लोगों ने किया है, कई लोग 2-3 बार कर चुके हैं, कई लोग कई बार कर चुके हैं और समझ रहे हैं उसको ज़िंदगी में। तो इसीलिए इसमें 1 घंटे में पूरी बात हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इसको ध्यान में रखते हुए इस बार हम यूथ कॉन्क्लेव को टॉपिक को लेते हुए इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। इस पूरे महीने हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो आपको इसी बार बता दे रहे हैं कि इस महीने हमारे जो टॉपिक्स हैं, आज 5 दिसंबर को हमने यूथ होने के मतलब पे बात करी। इस पर रविशंकर भैया को और मुक्ता दी को क्या समझ में आया वो बताएंगे भी, हम बाद में गोष्ठी में सुनेंगे। आपको बाकी लोग सुनना चाहें तो आइए यहाँ पर, और भैया का नंबर ले लेना हमसे, व्हाट्सएप पर आप ले सकते हैं, दीदी का भी नंबर ले सकते हैं। तो 12 दिसंबर को हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ टुडेज यूथ, कि आज की युवा की स्थिति, उसमें चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स पे हम और डिटेल में जाएंगे। अभी हम उसके, क्योंकि टॉपिक तो यही रहेगा तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें कवर्ड होती जाएंगी, लेकिन उसमें प्राथमिकता से किस बात को कवर करेंगे इस प्रकार से हम उसको देखेंगे। और उसके हमारे होस्ट रहेंगे केशव भाई और नुपुर दीदी। और 19 दिसंबर को हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सपेक्टेशंस ऑफ यूथ। तो युवाओं की जो अपेक्षाएं हैं उसमें चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, पॉलिटिकल हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन एक्सपेक्टेशंस पे हम बात करने वाले हैं 19 दिसंबर को। तो आप सभी लोग को इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग तैयार रहें इस पूरे टॉपिक के साथ, हमारे साथ हर रविवार आप जुड़े रहें और इन वीडियोस को और देखें और होमवर्क कर लें इन बातों को लेकर कि किस प्रकार से आप और तैयारी कर सकते हैं और क्या जानना चाहते हैं, ताकि और इंटरेक्टिव और डिटेल्ड और वाकई में ज़िंदगी के उत्तर आपको मिल पाएँ। ज़िंदगी के उत्तर यहाँ से हम और सभी के लिए ले पाएँ और उसको ज़िंदगी में ला पाएँ, ताकि हम सबकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, ये हमको दिखता ही है यहाँ पर। और इस महीने का आखिरी जो टॉपिक रहेगा 26 दिसंबर को, वो रहेगा ड्रीम वर्ल्ड फॉर यूथ, व्हाट यूथ वांट्स। इस पे क्यों परिचय शिविर के बीच में ये सत्र आएगा 26 दिसंबर को। इसको अभिषेक और हेमा होस्ट करेंगे, पैनलिस्ट रहेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां आज के पूरे सत्र के लिए। बहुत ही बढ़िया ये सत्र रहा और इसमें काफ़ी बातें हमने जानी ही। इसमें जो भी आपको और प्रश्न हो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। और हम वापस वो हमारी पुरानी सीरीज़, क्योंकि अब ये तो यूथ पे ही चलने वाला है, तो बाकी के जो किशोर वृद्ध बच्चे हैं वो गुस्सा ना हो कि भाई हमारे प्रश्नों का जवाब हो क्या होगा। तो आप अपने प्रश्न कभी भी भेज सकते हैं। और 9968844444 पर हमारी मीडिया टीम, मेहर भाई, अनुभव, अभिषेक, सोनू, अनिकेत, ठीक है, सभी लोग मिलकर ट्राई करेंगे। जवाब हर दिन जो हमारा सीरीज था उसको हम फिर से लाते हैं, रिवाइव करते हैं कि आप अपने प्रश्नों को भेजें इस नंबर पे। जो भी आपकी ज़िंदगी से जुड़ा प्रश्न है कभी भी भेजें, किसी भी समय पे भेजें। 24 घंटे हेल्पलाइन, क्योंकि ज़िंदगी 24 घंटे चलती रहती है। तो आप कोई भी प्रश्न भेजिए, उसका वीडियो क्लिप बना के हम आपके नंबर पे पर्सनली भेजेंगे और उसको हमारे यूट्यूब चैनल पे डालेंगे शॉर्ट्स में। यूट्यूब शॉर्ट्स जो हम अभी तक कम यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्राई करेंगे। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स रील्स वगैरह डालें और हमारे छोटे छोटे आंसर्स आपको दें, ताकि छोटी छोटी आंसर से बड़े बड़े आंसर की तरफ आप बढ़ें और बड़ी बड़ी ज़िंदगी, छोटी छोटी ज़िंदगी जो भी है उसको कंप्लीटनेस के साथ जिए। तो इसी के साथ आज का सत्र समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां एक बार फिर से।